गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा या वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर में आज हम लोग अगला टॉपिक संघट्ट और संघट्ट के प्रकार और किस प्रकार से इसमें मैथमेटिकल चेंजेस होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो जब दो वस्तुओं के पास आकर टकराने अथवा किसी अन्योन्य क्रिया के कारण उनके वेग परिवर्तित हो जाते हैं तो इस घटना को संघट्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है, तो यह संघट्ट है। यानी जब दो वस्तुएं आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और उनके वेग परिवर्तित हो जाते हैं तो हम उसको संघट्ट कहते हैं। संघट्ट के प्रकार कितने होते हैं? तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला इलास्टिक कोलिजन या प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन या अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? यदि संघट्ट में वस्तुओं के बीच कार्यरत बल संरक्षी हों तथा इस घटना में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहें तो संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। यानी कि अगर इसमें कंजर्वेटिव फोर्स हो और इसमें संवेग यानी मोमेंटम और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों संरक्षित रहें तो संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। बिलियर्ड्स की गेंदों के बीच टक्कर, गैस के अणुओं के बीच संघट्ट आदि प्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण हैं। इसमें और दूसरा जो इसका पार्ट है अप्रत्यास्थ संघट्ट, यदि संघट्ट के समय निकाय का संवेग तो संरक्षित रहे लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित न हो तो संघट्ट अप्रत्यास्थ कहलाता है। तो इन दोनों में अंतर जानना जरूरी है। पहले में जो प्रत्यास्थ संघट्ट है उसमें दोनों संरक्षित होते हैं लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो इसको हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में अधिकांश संघट्ट अप्रत्यास्थ होते हैं, जैसे बंदूक की गोली की लक्ष्य से टक्कर, क्रिकेट गेंद की बल्ले से टक्कर आदि। अब वन डायमेंशन एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इसको कहेंगे। देखिए इसको कैसे हैं कि यहाँ पे देखिए दो द्रव्यमान लिया गया है m1 m2 जिनके प्रारंभिक वेग u1 u2 हैं। a और b यह एक ही दिशा में चल रहे हैं, इस प्रकार चल रहे हैं कि u1 u2 से बड़ा है। तो कुछ समय के बाद u1 u2 को अप्रोच करेगा और इनमें संघट्ट होगा। इसी तरह का एक पोर्शन एक हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था संवेग संरक्षण के सिद्धांत में, ठीक उसी तरह से ए भी है। तो माना m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी क्रमशः u1 एवं u2 वेग जहाँ u1 इज ग्रेटर देन u2 यानी u1 u2 से ज़्यादा है से एक ही दिशा में गतिमान हैं तथा टकराकर पुनः अलग हो जाते हैं। टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रमशः v1 एवं v2 हो जाते हैं या अंतिम वेग v1 एवं v2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि यह v1 एवं v2 संघट्ट के पश्चात है, यह संघट्ट के पूर्व है। संघट्ट के समय इनमें अन्योन्य क्रिया होती है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी संघट्ट यह संघट्ट के पूर्व कुल संवेग यह बराबर होगा संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। परिमाण की दृष्टि से m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, यह कहाँ से आया? यहाँ से इसको हम साइड चेंज किए, यानी प्रारंभिक बॉल ए का जो लिया गया है u1 प्रारंभिक वेग और v1 अंतिम वेग। ऐसे यहाँ पे दूसरे बॉल m2 के लिए लिया गया है कि v2 उसका अंतिम वेग और u2 प्रारंभिक वेग। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह समीकरण नंबर 1 मिलेगा। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के पश्चात या बाद में कुल गतिज ऊर्जा। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखिए यहाँ पे हाफ कॉमन लेके काट देंगे और फिर उसी तरह से m1 u1 स्क्वायर और इधर ले आएंगे m1 v1 स्क्वायर, कॉमन लेंगे m1 बचेगा ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और इस तरफ हम u2 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग देने पर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। इसमें भाग देने पर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1, देखिए m1 और m1 कट जाएगा, यहाँ पे m2 और m2 कट जाएगा।
u1 माइनस वी वन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1। तो माइनस v1 वाला जो टर्म है नीचे से कट जाएगा, बचेगा u1 प्लस v1। ऐसे इधर भी v2 प्लस u2 वाला टर्म बचेगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर से को प्रयोग करके हम यहाँ पे लिखेंगे v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। तो v2 माइनस u2 का टर्म नीचे से कट जाएगा, बचेगा v2 प्लस u2। तो इस तरह से यहाँ पे बचा u1 माइनस u2, इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू v2 माइनस v1, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स v1 माइनस v2। ये समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ पे क्या देखने में आ रहा है कि u1 और u2 में जितना ही अंतर है उतना ही निगेटिव टाइम्स v1 और v2 में अंतर है। इसका मतलब कि जिस तरह से बॉल ए बॉल बी को अप्रोच कर रही थी टक्कर के पश्चात, उसी प्रकार बॉल बी बॉल ए से दूर जाएगी। अतः संघट्ट से पूर्व पिंडों के पास आने का आपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद उनसे दूर जाने के सापेक्ष वेग के बराबर होता है। तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 3 से v2 बराबर, v2 को हम लिखेंगे तो v1 को इधर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, तो v1 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास होगा v1 प्लस u1 माइनस u2, यह v2। इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 जो हम लोगों ने संवेग संरक्षण के सिद्धांत से प्राप्त किया था, तो इसमें हम v2 का मान रख देंगे। जब v2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u1 प्लस v1 माइनस 2 u2। इसको जब हम रखेंगे v2 का मान तो यह सॉल्व करने पर इतना आएगा। अब माइनस v1 m1 प्लस m2, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे v1 वाले टर्म को, इक्वल टू u1 m2 माइनस m1 माइनस 2 m2 u2, यानी इसको हम साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा m2, यहाँ पे केवल हम v1 वाले को ले आएंगे क्योंकि हमको v1 प्राप्त करना है। तो v1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जिससे हमको मिलेगा u1 m2 माइनस m1 माइनस 2 m2 u2। इसको कॉपी में आप करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो v1 क्या हो जाएगा, हम इससे भाग देंगे तो m2 माइनस m1, देखिए यहाँ पे माइनस टर्म है तो इसको जब हम इधर करेंगे तो यह m1 माइनस m2 हो जाएगा और यह माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस से भाग देने पर। तो m1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे m लिखा हुआ है इसको m1 बना लीजिएगा। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, यानी ये v1 यानी बॉल ए या पिंड ए का यह अंतिम वेग जो हमको प्राप्त होगा, किसके टर्म में प्राप्त होगा, u1 और u2 के टर्म में। यह समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार समीकरण 3 से v1 को हम हटाएंगे और v2 को निकालेंगे। तो जब हम v1 का मान रखेंगे v2 प्लस u2 माइनस u1 इस तरह से, तो हमको m1 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इधर मिलेगा और m2 v2 माइनस u2 मिलेगा। फिर हम v2 को एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो v2 को जब हम कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 इस तरह से माइनस टाइम्स हमको मिलेगा, और यहाँ मिलेगा माइनस 2 माइनस u2 m2 माइनस m1 माइनस 2 m1 u1। अब जब हम माइनस m1 प्लस m2 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो मिलेगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब यह दूसरे पिंड का अंतिम वेग प्राप्त हो गया। इस प्रकार समीकरण 4 एवं 5 से संघट्ट के पश्चात पिंडों के वेग ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, बिना कॉपी में प्रैक्टिस किए यह आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसको कॉपी में अवश्य लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। विशेष स्थितियां क्या हैं, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हो, यानी दोनों अगर बराबर द्रव्यमान के हो जाएं, तब क्या होगा, समीकरण 4 से v1 बराबर u2 मिलेगा और v2 बराबर u1, यानी कि वेलोसिटीज़ का इंटरचेंज हो जाएगा, इनके वेग आपस में बदल जाएंगे। यानी जो u1 का वेग होगा वह v2 का हो जाएगा और जो u2 का वेग होगा वह v1 का हो जाएगा। यह इन वेग से चलने लगेंगे। इस दशा में पिंडों के वेग परस्पर बदल जाते हैं तथा पिंडों के बीच संवेग का विनिमय अधिकतम होता है। अब u2 बराबर 0, यानी दूसरा पिंड अगर रुका हुआ है तो जहाँ जहाँ u2 होगा उसको हम 0 कर देंगे। ऐसी स्थिति में v1 हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और v2 हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1।
यानी कि जहाँ V2 U2 होगा वह शून्य कर दिया जाएगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से हमको अंतिम वेग मिलेगा। यह विशेष स्थितियाँ हैं। अब यदि U2 जीरो हो और F दोनों बराबर हों तब क्या होगा, V1 बराबर जीरो, यानी जो दूसरा पिंड होगा वो टकराने के बाद रुक जाएगा और जो पहला पिंड जो पिंड ए है वह टकराने के बाद वह रुक जाएगा और अपना पूरा वेग दूसरे को दे देगा, यानी जो V2 होगा वह अब U1 से चलने लगेगा। जिस वेलोसिटी से या वेग से वह आ रहा था उसको दूसरा प्राप्त कर लेगा जो पिंड बी है। अर्थात संघट्ट के बाद पहला पिंड स्थिर हो जाएगा एवं दूसरा पिंड पहले पिंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान हो जाएगा। यहाँ चित्र के माध्यम से इसको दिखाया गया है। यानी यह स्थिर है, यह U1 वेग से आ रहा है, टकराने के बाद देखिए ए स्थिर हो गया और यह U1 वेग से चलने लगा संघट्ट के बाद। अब U2 बराबर जीरो हो और M2 M1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी M2 के सापेक्ष M1 नगण्य लें तो समीकरण 6 एवं 7 से लेंगे तो V1 बराबर माइनस U1 तथा V2 ये करीब करीब जीरो होगा। अतः भारी पिंड B अब भी स्थिर बना रहेगा जबकि हल्का पिंड टक्कर के बाद उसी वेग से वापस लौट जाएगा। यानी अगर ये पिंड आया, इससे टकराया U1 वेग से, तो यह पिंड करीब करीब स्थिर रहेगा और यह उसी वेग से वापस लौट जाएगा संघट्ट के बाद। अब यदि U2 जीरो हो तथा M2 M1 से बहुत छोटा हो या M1 M2 से बहुत बड़ा हो, यानी M2 को नगण्य लेने पर तो क्या होगा, V1 करीब करीब U1 के बराबर होगा और V2 2U1 के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यानी यह बहुत यह स्थिर है और यह आके U1 वेग से टकरा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह U1 है और यह करीब करीब 2U1 से चलता रहेगा। अर्थात भारी पिंड लगभग उसी वेग से चलता रहेगा जबकि हल्का पिंड भारी पिंड की दशा में उसके दुगने वेग से गतिमान हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक, समतल में द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल, जिसमें हम x और y एक्सिस दोनों को हम इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यह x एक्सिस y एक्सिस है, यानी अब इसमें हम यानी कोई पिंड टकराया और सीधी रेखा में ना जाके किसी कोण पर अगर वह जाने लगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ M1 देखिए पिंड है, M2 है, यह U1 वेग से आ रहा है, यह स्थिर है, मूल बिंदु पर रखा गया है। टकराने के बाद यहाँ पे देखिए यह दूसरा पिंड है जो M2 है, V2 वेग से θ2 कोण बना के जा रहा है और M1 जो है वह θ1 पॉजिटिव डायरेक्शन में बना के जा रहा है V1 वेग से। यानी माना V1 वेग से गतिमान M1 द्रव्यमान का एक पिंड M2 द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टकराता है। यदि टक्कर के बाद M1 एवं M2 का वेग V1 एवं V2 हो तथा यह x अक्ष से θ1 व θ2 कोण बना रहे हैं तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से M1 U1 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक, केवल परिमाण की दृष्टि से x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जब हम x अक्ष के अनुदिश लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, M1 इसका x डायरेक्शन में cos थीटा इसका कंपोनेंट होगा V1 का और V2 का, तो उसको हम लिखेंगे तो M1 U1 बराबर M1 V1 cos θ1, इसको हम V1 को x अक्ष की दिशा में वियोजित किए हैं तो यहाँ पे V1 cos θ1 होगा और यह V2 cos θ2 होगा। चूँकि यहाँ पे यह माइनस होता है लेकिन cos माइनस θ2 यह θ2 के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों प्लस दिखाया गया है। तो M1 V1 cos θ1 प्लस M2 V2 cos θ2 यह समीकरण नंबर 1 हो गया। एवं y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से तो देखिए प्रारंभ में इसका y डायरेक्शन में कोई वेग नहीं था तो इसलिए यहाँ पे शून्य दिखाया गया है। अब साइन होगा इसका वियोजन का दूसरा पार्ट, तो M1 V1 साइन θ1, यानी जब हम V1 को वियोजित करेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में तो x डायरेक्शन में V1 cos θ होगा और y डायरेक्शन में V1 साइन θ होगा। तो इस तरह से V1 साइन θ1 माइनस M2 V2 साइन θ2 माइनस, और इसी तरह से M1 V1 साइन θ1 बराबर M2 V2 साइन θ2 हम लेंगे क्योंकि इसमें केवल एक ही हमको यह मिलेगा साइन θ1 साइन θ2। फिर से इसको समझ लें, V1 साइन θ1 इस तरह से हो जाएगा और V2 साइन θ2 चूँकि यह माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया, चौथे क्वाड्रेंट में यह माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे माइनस M2 V2 साइन θ2, वैसे भी आप देखेंगे तो V2 साइन θ2 इस तरह से यहाँ पे जो हम V2 साइन θ2 लेंगे यह V1 साइन θ1 के अपोजिट आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है। आप पक्षांतर कर लेंगे तो M1 V1 साइन θ1 बराबर M2 V2 साइन θ2 होगा, समीकरण नंबर 2। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से फिर उसी तरह से लिखेंगे हाफ M1 U1 स्क्वायर
यह संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ दोनों तरफ से कट जाएगा, m1u1 स्क्वायर बराबर m2v1 स्क्वायर m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इस प्रकार संवेग संरक्षण एवं गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर 3 स्वतंत्र समीकरण प्राप्त होते हैं। अगर संघट्ट में अन्य राशियों के मान ज्ञात होते हैं तो तीन अज्ञात में से तीन अज्ञात राशियों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इसमें जो दिया होगा उसको हम रखेंगे। तो प्रत्यास्थान गुणांक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको क्या कहते हैं? तो संघट्ट के बाद पिंडों के सापेक्ष वेग एवं संघट्ट के पूर्व पिंडों के सापेक्ष वेग के अनुपात को प्रत्यास्थान गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। यदि टक्कर के पूर्व एवं बाद में वेग u1 u2 एवं v1 v2 हो तो E बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद सापेक्ष वेग अपॉन टक्कर के पूर्व सापेक्ष वेग। यानी टक्कर के बाद क्या है? v2 माइनस v1 है, क्योंकि यह अंतिम वेग दूसरे पिंड का v2 है और पहले पिंड का v1 है। और पूर्व क्या है? u1 माइनस u2 है, क्योंकि u1 u2 से बड़ा था। यहाँ पे आप लोगों को जो बॉल A थी वह बॉल B से तेज चल रही थी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं टक्कर के बाद सापेक्ष वेग अपॉन टक्कर के पूर्व सापेक्ष वेग। अब पूर्व प्रत्यास्थ के लिए E का मान 1 होना चाहिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ के लिए E बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली यह पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण प्रत्यास्थ भी प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए जो व्यवहारिक संघट्ट होते हैं उसमें E का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो इस तरह से यह टॉपिक रहा इसका संघट्ट का। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और नोट करेंगे और इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि यह क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।